वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज उड़ीसा के संबलपुर में वाक़ आईआईएम के मुस्तकिल कैंपस का रखेंगे संग बुनियाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब में होंगे शरीक। रियासत के गवर्नर, वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर तालीम की भी होगी शिरकत। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का हो रहा है ड्राई रन। 116 जिलों के 259 मकामात पर हो रही है वैक्सीनेशन की मशक। वैक्सीन दिए जाने के वक्त कोविन ऐप की कारकर्दगी का लिया जाएगा जायजा। जीएसटी महसूलात ने दिसंबर में बनाया रिकॉर्ड। 1,15,000 करोड़ रुपए की जीएसटी हुई जमा। पिछले साल के मुकाबले महसूलात में 12% का इजाफा। 2017 में निफाज के बाद से अब तक का सबसे बड़ा महसूल। 8 जनवरी से फिर शुरू होंगी भारत और ब्रितानिया के दरमियान फिजाई खदमात। 23 जनवरी तक हर हफ्ते 15-15 परवाजों की होगी आने जाने की इजाजत। शुमाली भारत में जबरदस्त जाड़े का मौसम। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश। एस्टन विला को हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग पॉइंट्स टैली में लिवरपूल के बराबर पहुंचा। दोनों को मिले 33-33 पॉइंट। गोल औसत के मामले में लिवरपूल आगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैमा खान। अब खबरें तफसील से। उड़ीसा के संबलपुर में वाक़ आईआईएम में आज एक मुस्तकिल कैंपस की बुनियाद रखी जाएगी। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी वर्चुअल जरिए से शरीक होंगे और संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब में उड़ीसा के गवर्नर और वज़ीर आला के साथ साथ मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी भी शरीक होंगे। तकरीब में माहिरीन तालीम, तलबा, फारिग तलबा और आईआईएम संबलपुर के असातिज़ा समेत तकरीबन 5,000 अफराद डिजिटल जरिए से शिरकत करेंगे। आईआईएम संबलपुर फ्लिप्ड क्लासरूम के तस्वुर को नाफिज करने वाला पहला आईआईएम होगा, जहां बुनियादी नजरियात को डिजिटल तरीके से सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल तालीम दी जाएगी। इस इदारे में एमबीए 2019-21 बैच में 49% और 2020 से 2022 बैच में 43% तलबा हैं। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नामानिगार सुधाकर से। सुधाकर, वज़ीर आज़म आला तालीमी इदारों को तरक्की देने के लिए मुसलसल काम करते रहे हैं और इस हवाले से आज इस कैंपस का संग बुनियाद रखा जाना कितना अहम है। हम बात करें अगर फ्लिप्ड क्लासरूम की, तो क्या क्या सहूलतें यहाँ पर तलबा के लिए फराहम की जाएंगी और उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा की जाएंगी? जी बिल्कुल साइमा, सबसे पहली चीज एक बड़ी सौगात सौंप रहे हैं आईआईएम संबलपुर के विद्यार्थियों को, जो इस वक्त अभी अस्थायी कैंपस में के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनको एक स्थायी कैंपस मिल सकेगा और स्थायी कैंपस मिलने का मतलब है कि एक ना सिर्फ वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें या फिर रिसर्च कर रहे हैं, उसको और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। स्थायी व्यवस्थाएं होंगी और भविष्य में जो भी लक्ष्य रखे गए हैं वो तमाम लक्ष्य यहाँ पर आईआईएम कैंपस में तमाम सुविधाओं को जुटाया जा सकेगा। तो उस लिहाज से विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी बड़ी सौगात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आईआईएम संबलपुर की बात की जाए तो एक तरह से फ्लिप तरीके से जो शिक्षा दी जाती है, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मटेरियल है उसको ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से
इंडस्ट्री के सहयोग से लाइव प्रोजेक्ट्स हासिल किए जाते हैं और वहाँ जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनका आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाती है। तो एक तरह से क्योंकि परंपरागत व्यवस्था में होता ये है कि क्लासरूम अगर एक में साल का क्लासरूम हो रहा है तो फिर उसके बाद 2 महीने की कहीं इंटर्नशिप जाकर करनी होती है। लेकिन यहाँ लगातार ऑनलाइन डिजिटल तरीके से क्लास के साथ साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी लगातार करने होते हैं। तो इस व्यवस्था से एक तरह से इनोवेटिव सोच, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की समझ विद्यार्थियों में बढ़ी है और इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये अपने तरह का अनोखा इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये प्रयोग हो रहा है और निश्चित तौर से हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा दिन है। और हम जानते हैं कि बीते 5-6 वर्षों में हायर एजुकेशन को लेकर बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है जैसे कि आज है, लेकिन साथ ही साथ ऑटोनॉमी सौंपी गई है। तो एक तरह से विद्यार्थियों को का एक्सेस हायर एजुकेशन में बढ़े, इसके लिए लगातार मोदी सरकार कोशिश कर रही है। तो उसके हिसाब से एक माइलस्टोन दिन आज भी माना जा सकता है। साइमा जी सुधाकर, ये कहें कि एक अपने आप में एक जदीद और तमाम सहूलियात से लैस ये 5th क्लास रूम आज IIM संबलपुर को मिलने जा रहा है और तलबा के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी इसके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। आज से मुल्क भर की रियासती राजधानियों में कम से कम तीन मकामात पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मशक हो रही है और कुछ रियासती राजधानियों के साथ साथ चुनिंदा ज़िलों में भी ये मशक की जा रही है। इस ड्राई रन में ये देखा जाएगा कि टीका लगाने के लिए बनाई गई कोविन ऐप उस वक्त कैसे काम करेगी। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों से वैक्सीन दिए जाने के लिए जगह की फरहमी, ज़रूरी साजो सामान, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बिजली जैसी सहूलियात की मौके पर जाकर तस्दीक करने को कहा गया है। राजधानी में दरियागंज के PHS, GTB अस्पताल और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन होगा। मशक के दौरान टीका लगाए जाने के बाद किसी मुमकिना साइड इफ़ेक्ट से निमटने पर तवज्जो दी जाएगी। वैक्सीन दिए जाने वाले मकामात पर इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर बरती जा रही हैं। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के सभी मुतालिकीन से मुशावरत के बाद इस अमल को बेहतर हम आहंगी से अंजाम दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से। तापस, आज वैक्सीन दिए जाने का ड्राई रन किया जा रहा है, ये मशक़ कितनी बड़ी है और इसे कितनी अहमियत हासिल है? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत अहम बात है। अगर इस बात को हम ध्यान में रखें कि कोविड का जो कहर इस वक्त भारत में और पूरे देश पूरे विश्व में है, तो उसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो ये बहुत अहम ड्राई रन है। क्योंकि एक बार जब वैक्सीन भारत में आ जाता है या उसको मंजूरी मिल जाती है, जो बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई खुशखबरी इस बारे में हमें देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से एक ये जो ड्राई रन है ये बताएगा कि कहाँ पे लीकेज हो सकता है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है कोल्ड स्टोरेज से लेके अगर किसी को देना हुआ वैक्सीन उसमें, तो ये एक अहम सिलसिला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे आपने बताया, 3 ऐसी जगह है जहाँ पे ड्राई रन शुरू किया गया है। वहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि कैसे वो जो पूरा जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। अब यही प्रोसेस दिल्ली के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उन हर डिस्ट्रिक्ट में इसके बाद किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या इंतजाम किया जाना चाहिए। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव, अगर हम बात करें, इससे पहले पल्स पोलियो का हुआ था, उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं और बाकी जो लोग हैं उनको देने का एक पूरा जो सरंजाम है वो हमेशा भारत में और दिल्ली में रहा है। तो उसके ऊपर हम लोगों को इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस तो है हमारे पास, उस प्रोसेस को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि फर्स्ट फेज जो होगा उसमें करीब 51 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। उसमें से करीब 3 लाख जो होंगे वो हेल्थ केयर वर्कर होंगे, 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर होंगे और जो करीब 42 लाख के करीब होंगे जो लोग होंगे जो 50 साल के ऊपर के हैं। तो इतनी भारी तादाद में जब लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा तो उसका कोल्ड स्टोरेज से लेके जब वैक्सीन आएगा एयरपोर्ट से, फिर वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, फिर वो कोल्ड स्टोरेज से हर एक जगह पे जाएगा। दिल्ली के जो करीब 1000 ऐसे पॉइंट्स हैं, 600 के करीब पॉइंट्स हैं, तो कोल्ड चेन वाले उन जगहों पे लेके जाएंगे। फिर 1000 वैक्सीनेशन बूथ्स हैं,
उन जगहों पे लेके जाया जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें एक कोई भी ढिलाई नहीं देनी पड़ेगी। इसमें ये एकदम स्ट्रांग होना जरूरी है, बहुत सख्त होना जरूरी है। और इसी मद्देनजर इस पे काम चल रहा है कि ये जो ड्राई रन है ये बताएगा कि कहाँ पे दिक्कत है या फिर कहाँ पे और सुधार की गुंजाइश है। साइमा, तापस, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये ड्राई रन कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि जिन लोगों को टीका लगाया जाएगा उनको ऑब्जर्वेशन के लिए कितने दिन रखा जाएगा? अभी ऑब्जर्वेशन इसका जैसे हमने बताया कि बूथ पे दिया जाएगा, आखिरी जो होगा वो बूथ होगा। तो जो बूथ पे दिया जाएगा उस बूथ पे एक क्या कहते हैं, एक 3 रूम होंगे अलग अलग तरीके से। एक वेटिंग रूम होगा जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक रूम होगा जहाँ पे कोविड का शॉट लगाया जाएगा, और जो तीसरा रूम होगा वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए 30 मिनट के लिए रखा जाएगा। ये तो रही बात 30 मिनट की, क्योंकि 30 मिनट में अगर कोई इन्फेक्शन या कोई और बॉडी में अगर कोई रिएक्शन आता है तो उस वजह से रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स रहेंगे, उन हॉस्पिटल्स में ये रखा जाएगा कि अगर बाई चांस किसी को साइड इफेक्ट या कोई और रिएक्शन होता है वैक्सीन का, तो उनको उस हॉस्पिटल में उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे जाइए और जो नेसेसरी जो दवाई है उसको लिया जाए। लेकिन ये तो रही बात आपके बूथ तक की। उससे पहले सबसे पहले तो वैक्सीनेशन बूथ में लोगों को ट्रेन किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो ड्राइव है ये एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जो इंजेक्शन देंगे लोगों को, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो लोगों को मिलेगा इंजेक्शन उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से ये जो ड्राई रन है वो ज्यादा अहमियत इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे किस्म के जो वैक्सीन होते हैं उनको उनमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो उसकी ट्रेनिंग देना, उसके बारे में जानना, लोगों को बताना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, बहुत जरूरी है। और ये भी काफी मुश्किल अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम तफसीलात के लिए। शुक्रिया। वहीं कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक माहिरीन की कमेटी का कल इजलास देर शाम तक जारी रहा। कमेटी अद्वियात के कंट्रोल से मुतालिक आला तरीन अथॉरिटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिशात भेजेगी। वैक्सीन को मंजूरी का हतमी फैसला यही अथॉरिटी करेगी। इस सिलसिले में आज भी अहम मीटिंग हो सकती है। और सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल मामलों में 62% महज 5 रियासतों में महदूद हैं। ये रियासतें हैं केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़। नाज़रीन, यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां शुमाली भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सर्द लहर का कहर जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि आज कल के मुकाबले दिल्ली NCR में कोहरा नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी से कुछ निजात मिलने की उम्मीद है और दर्ज हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। उधर दिल्ली में कल से कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में कमी आने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। 4 जनवरी को दिल्ली में गरज के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। वहीं 4 से 6 जनवरी के दरमियान मगरबी हिमालयाई खित्ते में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी तेज़ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान
हिमालय के मगरबी खित्ते में ओले पड़ने का अंदेशा है। शुमाल मगरबी भारत और वस्ती भारत के कई हिस्सों में भी ज़बरदस्त जाड़े का मौसम है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में ऐसा ही मौसम रहेगा। और शुमाली भारत में मौसम की ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला से, जो इस वक्त दिल्ली में हैं, और हमारे नामानिगार उर्मिलेश इस वक्त देहरादून में हैं, और आशुतोष शुक्ला से इस वक्त जो लखनऊ में हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मुकेश से, जो मुकेश इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मुकेश, हम देख रहे थे कि आने वाले साल की शुरुआत में ही काफ़ी ठंड का मौसम रहा। 1-2 दिन में हमने देखा कि काफ़ी दर्जे हरारत में बेइंतहा कमी महसूस की गई। यहाँ तक कि कल जितना कोहरा था उतना तो 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज हम यहाँ पर दिल्ली में हल्की बारिश हुई है। सर्दी में इसमें क्या असर पड़ेगा? और बिल्कुल साइमा, जिस तरह से आज जो बारिश हुई है तो इसका असर जो साफ तौर पर ठंड बढ़ सकती है, लेकिन जो कोहरा है वो जरूर थोड़ा सा छटेगा, क्योंकि बारिश की वजह से कोहरे पर असर पड़ता है और कोहरा दब जाता है। तो ऐसे में लेकिन ठंड जो है वो अभी इस समय जो सीवियर कोल्ड वेव्स चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बारिश की वजह से निश्चित तौर पर ठंड बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो ठिठुरने वाली ठंड है उसमें अभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल रखा है कि 3 से 6 तक के बीच में इसी तरह से ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और साथ साथ जो मैदानी एरिया है वहां पर ओले भी गिरने की संभावना है। साथ साथ वेस्टर्न हिमालयन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी भी हो सकती है और लगातार वहां पिछले कई दिनों से बर्फबारी जारी है। तो ऐसे में जो ठंड का प्रकोप है उसी तरह से बना रहेगा। और आप देखिए 26 जनवरी के परेड के बीच यहाँ पर जवान भी लगातार अपनी तैयारियों को मुकम्मल इंतजाम दे रहे हैं और यहाँ पर जो ठंड है उसके बावजूद तमाम लोग वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये जो ठंड है ये भले ही तेज़ी से चल रही है, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं या जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जिस तरह से आप देखिए पीछे यहाँ पर अभी घोड़े की परेड गई, तो ये तमाम लोग इस कोहरे के बावजूद, इस बारिश के बावजूद अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो ठंड है वो इस समय अभी भी बनी हुई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह बारिश भी जिस तरह से प्रिडिक्टेड थी और बारिश सुबह यहाँ अच्छी खासी देखने को मिली, इससे थोड़ी सी ठंड जरूर बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा जो सभी को उम्मीद है क्योंकि फॉग अगर थोड़ी सी छट जाती है तो आम जो आने जाने के साधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो हवाई यात्राएं या रेल यात्राएं हैं, ये सुचारू रूप से चल सकेंगे क्योंकि फॉग का सीधा असर इन पर पड़ता है। लेकिन मुकेश, कह सकते हैं कि 1-2 दिन अभी दिल्ली वालों के लिए और सख्त रहेंगे, क्योंकि 4 जनवरी को तो यहाँ पर दिल्ली में गरज के साथ ओले पड़ने का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं देहरादून में मौजूद हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश से। उर्मिलेश, वहाँ पर किस तरह का मौसम है, हम आपसे जानना चाहेंगे। उत्तराखंड की बात करें मौसम विभाग की, तो यहाँ पे भी ठंड की जो ठिठुरन है वो बिल्कुल बरकरार है। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में जो है आज और कल जो है यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। साथ ही अगर 4 तारीख की बात करें तो हल्की बारिश शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने कही है। और साथ ही रात के आसपास 4 तारीख शाम से जो बारिश शुरू होगी, रात में यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। 5 तारीख और 6 तारीख यहाँ पर शीत दिवस के रूप में जो है शीत दिवस रहेगा, जो मौसम विभाग ने कहा है। और साथ ही इस बात को कहा है कि जो उत्तरकाशी, चमोली, धनौल्टी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर भारी से भारी बर्फ हिमपात होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने कहा है। और जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार का जो इलाका है वो 4, 5, 6 तारीख के आसपास यहाँ पे घना कोहरा रहेगा। लिहाजा जो रात का सफर कर रहे हैं, पहले तो रात का सफर जरूरी ना हो तो ना करें, अगर कर रहे हैं तो फॉग लाइट के सहारे करें। और इसके चलते जो बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं इसके 4 तारीख से लेकर के 6-7 तारीख तक कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में जो है ठंड जो है भारी ठंड पड़ेगी। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो निश्चित तौर से जो है वो गर्म कपड़ों के साथ उत्तराखंड आए। 4, 5 और 6 को जब यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। साइमा जी, उर्मिलेश, वो सयाहती मकाम है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, नहीं तो हम आपसे ये ज़रूर पूछते कि सयाहती मकाम होने के लिहाज से वहाँ पर जो सयाह आए हुए हैं वो किस तरह से इस ठंड का मज़ा ले रहे हैं। बहरहाल हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे लखनऊ में जो मौजूद हैं आशुतोष से। आशुतोष, वहाँ का मौसम किस तरह का है वो आप हमें बताएं। साइमा, साल का पहला ही दिन जो है एक रिकॉर्ड बना करके चला गया। 2017 में पारा लुढ़क करके 1 डिग्री पहुंचा था, लेकिन साल 2020 के 1 जनवरी को पारा जो है लुढ़क करके 0.5 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये गलन और ठंड पश्चिमी विक्षोभ के चलते, जो पश्चिमी विक्षोभ
श्रीनगर से लेकर के पाकिस्तान के इलाकों में बना हुआ है। उसके कारण जो ये पछुआ हवाएं चल रही हैं, ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में के मैदानी इलाकों में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ा रही हैं। लेकिन खास बात और राहत की बात यह है कि दिन भर जो है धूप खिली हुई निकलती है, जिससे गलन से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 3 या 4 जनवरी को यहाँ पर बारिश की संभावना है, लेकिन गलन और शीतलहर के कम होने का भी अनुमान उन्होंने बताया है अगले 2 या 3 दिनों में। निश्चित रूप से शीतलहर और कोहरे के कारण जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। थोड़ा तापमान में गिरावट के कारण लोग घरों में ठिठके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है खिली हुई धूप ने कहीं न कहीं लोगों को राहत पहुंचाई है। सैमा जी आशुतोष, कुल मिला के कहें तो सभी जगह पर काफ़ी ठंड पड़ रही है और अभी 2-4 दिन और हैं जहां पर लोगों को और मुश्किलें हो सकती हैं ठंड को लेकर, और ठंड से किस तरह से बचा जाए उस तरह की तदाबीरें लोग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि आग पर हाथ सेक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, उर्मिलेश और आशुतोष, आप तीनों का हमें तमाम तफसीलात फराहम कराने के लिए। और अब बात कर लेते हैं जीएसटी की, जहां दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रुपए के महसूल के साथ जीएसटी जमा किए जाने का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल जुलाई 2017 से अब तक किसी एक महीने में इतना जीएसटी जमा नहीं हुआ था। पिछले साल दिसंबर के मुकाबले जीएसटी महसूलात में 12% का इजाफा दर्ज किया गया है। इस दफा 87 लाख कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है। ये तादाद आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती है। दिसंबर में मरकज को 44,641 करोड़ और रियासतों को 45,485 करोड़ रुपए जीएसटी में वसूल हुए हैं। सबसे ज्यादा इजाफा इंपोर्ट ड्यूटी में हुआ है, जो कि 27% है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में जीएसटी महसूलात में इजाफे की वजह इक़्तिसादी सरगर्मियों में आई तेजी और जीएसटी चोरी पर कतगन के सिलसिले में वजारत खजाना के जरिए किए गए इक़दामात हैं। रियासतों की बात करें तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, दादर और नागर हवेली और उड़ीसा में महसूलात में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में जीएसटी महसूलात में कमी देखने में आई है। भारत और ब्रिटानिया के दरमियान परवाज़ों को 8 जनवरी से बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें बहाल होंगी, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 15 परवाज़ें ही चलाई जाएंगी। ये पाबंदी भी 23 जनवरी तक ही नाफिज रहेगी। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से ही दोनों ममालिक के दरमियान ये परवाज़ें शुरू होंगी। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और स्टील के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी सारिफीन के लिए मिस्ड कॉल सहूलत शुरू की है। भुवनेश्वर में हुई एक तकरीब में इसका इफ्तिताह हुआ। अब मुल्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी सारिफीन सिलेंडर भरवाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का इस्तेमाल कर सकते हैं। भुवनेश्वर के लोग नए कनेक्शन के लिए भी इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए इस सहूलत को जल्द ही मुल्क भर में जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने गैस एजेंसियों को ये यकीनी बनाने को कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की मुद्दत 1 से घटाकर चंद घंटे कर देनी चाहिए। मिस्ड कॉल सहूलत से सारिफीन को बहुत फ़ायदा होगा। इसके ज़रिए सारिफीन अपने गैस सिलेंडर की फौरी बुकिंग कर सकेंगे और ग्राहक को देर तक फ़ोन होल्ड नहीं करना पड़ेगा। ये सहूलत मुफ्त होगी और इसको इस अंदाज में तैयार किया गया है ताकि देही सारिफीन को आसानी हो। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के ज़रिए पैदा XP 100 की शक्ल में आलमी सतह के प्रीमियम ग्रेड पेट्रोलियम ऑक्टेन 100 का दूसरा मरहला भी शुरू हुआ। इस मरहले में इंडियन ऑयल के XP 100 को आज चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, इंदौर और भुवनेश्वर समेत 7 दीगर शहरों में शुरू कर दिया गया। आसाम के डिगबोई में चलने वाली मुल्क की सबसे पुरानी रिफाइनरी XP 100 से पहली खेप रवाना करते हुए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये वजीर आज़म के शुमाल मशरिकी तरक्की के अज़्म को जाहिर करता है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय ज़राई इदारे पूसा के फार्म का दौरा करके तहकीकी काम का मुआयना किया।
वजीर ज़राअत ने वहां के रिसर्च करने वालों से जानकारी ली। दौरे के दौरान वजीर ज़राअत ने खेती की आला अक़साम, सब्जियों की बायो फार्मिंग, ज़रई तरक्की के जामे मॉडल और खेती से मुतालिक तकनीक में दिलचस्पी जाहिर की। ज़रई तहकीक कौंसिल के डायरेक्टर जनरल ने 8 टन फी हेक्टर फसल देने वाली अक़साम को फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। इस मौके पर बताया गया है कि भारत में गेहूं की यौमिया पैदावार दीगर तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा है। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत कार जुमे को शुरू की। भारत 31 दिसंबर 2022 तक कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। ये 8वीं मरतबा है कि जब भारत कौंसिल का रुकन बना है। इससे पहले भारत 2011-12 में सलामती कौंसिल का रुकन बना था। 15 रुकनी कौंसिल में 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल रुकन होते हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन कौंसिल के मुस्तकिल रुकन है, जबकि गैर मुस्तकिल अरकान का चुनाव हर दूसरे साल होता है। ये कौंसिल दुनिया भर में अमन व सलामती के लिए काम करती है। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां दुनिया भर में कोविड-19 के 8 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 18 लाख 34 हज़ार से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में 5 करोड़ 96 लाख से ज़ायद लोग कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ 2 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि इस वबा से मरने वालों की तादाद 3 लाख 56 हज़ार से ज़्यादा हो गई है। कोरोना के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राज़ील का नंबर है, जहाँ 1 लाख 95 हज़ार से ज़ायद लोग कोविड-19 के सबब जान गंवा चुके हैं। और अब बात करें खेल की खबरों की, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 2-1 से हरा दिया है। विला की टीम ने मैन्यू के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को पहले हाफ में ज़्यादातर वक्त तक रोके रखा, लेकिन खेल के 40वें मिनट में एंथनी मार्शल ने वान विसाका के जरिए मिले पास को गोल में बदलकर मैन्यू को पहली कामयाबी दिलाई। 58वें मिनट में ट्राओरे ने एस्टन विला के लिए गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके 3 मिनट बाद ही मैन्यू को पेनल्टी मिली, जिसे उनके खिलाड़ी ने गोल में बदल दिया। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 33 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त चल रहे लिवरपूल की बराबरी कर ली है। हालांकि दोनों के गोल औसत में काफ़ी फ़र्क है। प्रीमियर लीग के ही एक दीगर मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने उलटफेर करते हुए एवर्टन को इकलौते गोल से हराकर टीम के तीसरे मुकाम पर आने की उम्मीद को झटका दिया है। खेल के दौरान इकलौता गोल 86वें मिनट में हुआ, जो वेस्ट हैम के खिलाड़ियों ने किया। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।